हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एक चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल चैनल का। सही है, यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश बैच शुरू कर दिए हैं हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, साइंस एंड कॉमर्स। सही है, जहां पे हम आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर हर लेसन के वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारे सारे के सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं आप लोग के लिए लेक्चर वीडियो बनाने के लिए। सही है, तो अपना प्यार जरूर से बनाए रखना हमारे इस चैनल के ऊपर। सही है, वीडियो को लाइक जरूर से करते रहना। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, और हम लोग ने इस 12th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर से ही, दैट इज 7th लेसन, जिसका नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। सही है, जिसमें हम लोग कई सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज भी। सही है, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेसन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं ना इस लेसन से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन 80 to 70% चांसेस, 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही है, तो ये जितने भी हार्मोन्स के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, एकदम ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, प्यार से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे, सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, हर लेक्चर में बोलता हूं, ठीक है, कोई बच्चे ने नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आप लोग को मिल जाएगा, अगर आप लोग आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड जरूर से कर लेना इस एप्लीकेशन को। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नोट्स मिलेंगे आप लोग को, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं खुद सेट करूंगा, वो आप लोग को एग्जाम के टाइम पे दे दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, सो वो सब आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे मिलता रहेगा। सिमिलरली अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, मेरे बायोलॉजी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है वहां पे आके मुझे मैसेज कर दो, कोई आपको फीडबैक देना तो वो भी जरूर से दे देना। ठीक है, और आके फॉलो भी कर लेना, 2K फॉलोवर्स होने वाले तो कंप्लीट करा देना जल्दी जल्दी। सही है, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिलता रहेगा वहां पे, तो अपने प्यार को जरूर से बनाए रखना। ठीक है, जुड़े रहना हमारे साथ अपने करियर के एंड तक, या फिर हमेशा जुड़े रहना। यार एंड क्यों करना है, हमेशा जुड़े रहना। ठीक है, हमारे साथ मिलते रहना हम लोगों से, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। देखो रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर वो होता है बच्चों, जैसे हमारे घर में गैस होता है, ठीक है, सिलेंडर होता है, ठीक है, उससे गैस कनेक्टेड है और उसमें एक रेगुलेटर होता है, देखा, जिससे हम लोग गैस की फ्लेम को कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, गैस की फ्लेम को हम लोग कम ज्यादा करते हैं रेगुलेटर से। तो रेगुलेटर मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी चीज को रेगुलेट करना, कोई भी चीज को मेंटेन करने का काम जो है वो रेगुलेटर्स करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। अब इंसुलिन क्या काम करता है भैया, इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर आपने ज्यादा शुगर खा लिया, मान लो दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली का टाइम में आपने बहुत सारा मिठाई खा लिया मान लो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया। अब आपके ब्लड में शुगर लेवल अच्छी चीज तो है नहीं, सही है, आपके ब्लड के लिए शुगर लेवल अच्छी चीज नहीं, आपको डायबिटीज हो सकता है। तो इंसुलिन आएगा और वो क्या करेगा, सारा शुगर आपके ब्लड से निकाल के लिवर सेल्स के अंदर स्टोर कर देगा। सही है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आपके जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल कम हो गया। यदि आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल पहले से कम हो गया, ठीक है, मान लो आप शुगर कंज्यूम ही नहीं कर रहे, आप खाने नहीं खा रहे हो, आप व्रत पे हो, ठीक है, अगर आपने व्रत रखा है या फिर अगर आपने रोजा रखा है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, शुगर लेवल कम हो गया। सही है, अब वो शुगर लेवल को वापस मेंटेन करना पड़ेगा भैया, एक लेवल है ना उसमें, उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंसुलिन वापस जाएगा आपके लिवर के पास और लिवर से वापस शुगर निकालेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, उसको वापस तोड़ के शुगर में डाल देगा। तो शुगर का लेवल जो कम हुआ था वो वापस मेंटेन हो गया। समझ रहे हो, तो शुगर का लेवल इतना हो उसको भी इतना करना है, और शुगर का लेवल इतना हो उसको भी इतना करना है। समझ रहे हो, तो मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको भी मेंटेन करने का जो काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं हार्मोन्स, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, किसे रेगुलेट कर रहे हैं वो भैया, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। किसे रेगुलेट कर रहे हैं, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। अब ग्रोथ दो प्रकार की रेगुलेशन हो सकती है, या तो आप ग्रोथ को बढ़ाओगे या तो आप ग्रोथ को रोकोगे। सही है ना, आप ग्रोथ को कम तो नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ इरिवर्सिबल है भैया, आप एक बार बढ़ गए तो वापस छोटे नहीं हो सकते ना, बट आप ग्रोथ को रोक जरूर से सकते हो। सही है, तो इसी हिसाब से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक है आपके ग्रोथ प्रमोटर जो आपके ग्रोथ करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, और एक है ग्रोथ इनहिबिटर जो आपकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करेंगे।
कोई इंसान, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। आप ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा पानी पियो, अच्छी बात नहीं है ना, सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसीलिए दो प्रकार के रेगुलेटर्स हैं, एक जो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो प्लांट को बोलेंगे यार और बढ़, जितना बढ़ सकता है बढ़, बट देयर आर सम इनहिबिटर जो क्या करेंगे, ग्रोथ को रोकने में भी हेल्प करेंगे। तो टोटल हमें 5 प्रकार के रेगुलेटर्स पढ़ने हैं, जिसमें से 3 प्रमोटर हैं और 2 इनहिबिटर हैं, सही है। कौन कौन से पढ़ने, देखो, सबसे पहला और सबसे फेमस प्रमोटर है बच्चों ऑक्सिन, सही है। सो ऑक्सिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर रेगुलेटर्स आ रहे हैं तो उसमें 60-65% चांसेस है कि ऑक्सिन के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। तो इसको तो भैया एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही है, याद करके ही जाना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ऑक्सिन है, उसके बाद दूसरा है गिब्बरलिन, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक है आपका, हाँ, साइटोकाइनिन, का नाम नहीं याद होता मुझे, बट बाकी सारी चीजें याद है, ठीक है। तो प्रमोटर, 3 प्रकार के आपको प्रमोटर पढ़ने हैं, एक आपका है ऑक्सिन, एक आपका है गिब्बरलिन और एक आपका क्या है, साइटोकाइनिन। ये 3 प्रमोटर है प्लांट्स के अंदर। अगर इनहिबिटर की बात करूं तो 2 इनहिबिटर हैं, एक है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ABA जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एंड एक है बच्चों इथाइलिन, एक है आपका इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैस हार्मोन, ठीक है, इट इज द ओनली गैस हार्मोन, गैस हार्मोन लिख लो यहां पे, ये गैस फॉर्म में होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें पढ़नी है आज के इस लेक्चर में, और एक आधा वर्ड है वह मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि भैया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है हो सकते हैं आपके प्रमोटर जो आपके ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और एक हो सकते हैं आपके इनहिबिटर जो आपके ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, सही है। फिर प्रमोटर 3 है, इनहिबिटर 2 है, ठीक है। एक है आपके ऑक्सिन, फिर गिब्बरलिन, फिर साइटोकाइनिन, ये 3 आपके क्या है प्रमोटर, और एक है एब्सिसिक एसिड और एक है आपका इथाइलिन, ये क्या है 2 आपके इनहिबिटर है। तो बारी बारी से सबकी बारी आएगी और सबको अच्छे से पढ़ा जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑक्सिन से, ठीक है। ऑक्सिन की देखो सारे के सारे जितने भी ये हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, सबकी डिस्कवरी हम लोग जानेंगे, डिस्कवरी कैसी होती है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो कॉमन आप लोग को देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपको ग्रोथ करवाएंगे, बहुत सारे सेल डिवीजन करवाएंगे, बहुत सारे डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे, तो सारे के सारे सब में नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है। मैं सबका आपको वही सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा, सही है। आप लोग को देखना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है, एक बार समझना है कि कौन कौन से फीचर रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें आपका एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि पहले तो आपको पता चल जाए कौन कौन से फीचर रिपीट हो रहे हैं किसमें किसमें, और एक एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ चीजें एक बार याद करनी पड़ेंगी। अगर मान लो 3 आपके रेगुलेटर्स हैं, 3 आपके रेगुलेटर्स का जो फंक्शन है वो कॉमन है, थोड़े बहुत फंक्शन कॉमन है, तो कॉमन वाले फंक्शन को अलग से लिख लो और उसको याद कर लो, फिर आपके दिमाग में रहेगा कि यार तीनों में से कोई भी आन दो, ये तीनों तो मुझे लिखने, ये सारे फंक्शन तो मुझे लिखने ही है, समझ रहे हो। तो कुछ फंक्शंस कॉमन है और कुछ फंक्शंस यूनिक है, तो जो भी यूनिक फंक्शन है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉमन फंक्शन भी एक बार आप लोगों को बताऊंगा, सही है। और उससे आप लोग को वापस बाकी सारे में भी रिपीट करना है, समझ में आई बात, ठीक है। सबसे पहले बात करें ऑक्सिन की, सो इट इज वन ऑफ द फेमस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें किसने खोजा था, सबसे पहले इसकी बात किसने की थी, तो सबसे पहले बात की थी बच्चों डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, एक डार्विन और एक उनके बेटे फ्रांसिस ने इसकी बात की थी। कहां देखा था उन्होंने बच्चों, उन्होंने देखा था कैनेरी ग्रास को, ठीक है। कैनेरी ग्रास छोटी सी ग्रास होती है, तो उन्होंने क्या देखा, कैनेरी ग्रास के अंदर ना बच्चों फोटोट्रॉपिज्म हम लोग को देखने मिल रहा है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, आप लोग ने भी ये बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा 5th-6th में, कि अगर आप किसी भी गमले में एक छोटा सा प्लांट लगा दो और उस प्लांट को आप विंडो पे रख दो, ठीक है। अब विंडो में एक साइड से धूप आ रही है, इधर से तो धूप नहीं आ रही ना, घर के अंदर से तो कहीं से धूप नहीं आ रही है, तो मतलब विंडो से बाहर से ही धूप आ रही है। तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो भी प्लांट होगा ना वो आपकी विंडो की बाहर साइड ग्रो हो जाएगा। मतलब मान लो ये आपका पॉड है, तो आपका जो प्लांट होगा वो उसका जो शेप है ना वो ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, वो सन की तरफ बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो। मान लो बाहर से धूप आ रही है ना, यहां से धूप आ रही है, तो वो किसकी तरफ बढ़ने लगेगा, बाहर की तरफ बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। तो कैनेरी ग्रास में सबसे पहले देखा था किसने, डार्विन और उसके सन ने क्या देखा था, दैट कैनेरी ग्रास ग्रो टुवर्ड लाइट, ठीक है। जहां से लाइट आ रही है आपका जो प्लांट है वो उसकी तरफ बढ़ने लगेगा, समझो, जहां से प्लांट लाइट आ रही है वहां से आपका उसकी तरफ आपका प्लांट बढ़ने लगेगा। दिस थिंग इज नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, क्लियर है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करें, ये तो इन्होंने सिर्फ नोटिस किया भैया,
एक्चुअल में खोजा थोड़ी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किसने किया, FW वेंट ने, ठीक है। FW वेंट ने ओट्स के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था बच्चों कर्वेचर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है एक्सपेरिमेंट, सुनो ध्यान से। कर्वेचर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक ओट्स का प्लांट लिया, मान लो दिस इज द ओट्स प्लांट, ठीक है, दिस इज द ओट्स का प्लांट, ठीक है। अब देखो ओट्स हमेशा एक बात याद रखना कि जो ऑक्सिन है वो हमेशा ऊपर साइड प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सिन है बच्चों वो हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो शूट की टिप हो चाहे वो रूट की टिप हो, समझ रहे हो। अगर आपका मान लो एक प्लांट है जो ऐसे बढ़ रहा है और यहाँ पे इसके रूट ऐसे, सही है, तो आपका जो ऑक्सिन है वो हमेशा टिप पे ही प्रेजेंट होगा, हमेशा कहां प्रेजेंट होगा, टिप पे प्रेजेंट होगा। ये कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर एक्सपेरिमेंट। देखो क्या हुआ, ये आपका ओट्स का प्लांट है, मान लो एवेरी स्पीशीज बोलते हैं इसको, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, हाँ एवेना स्पीशीज, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले इन्होंने देखा इस प्लांट को अगर आप नॉर्मली विंडो पे रख दो, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से क्या हो जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है, समझ रहे हो, सन की तरफ क्या हो जा रहा है, ये ऐसे टिल्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो। फिर इसने क्या किया, समझो, FW वेंट ने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया, इस पोर्शन को, इस ऊपर वाले पोर्शन को यहां से कट कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे सीधा तो नहीं किया होगा, ऐसे कट कर दिया ऐसे। अब मान लो इस वाले पोर्शन को इसने कट करके निकाल दिया, ठीक है, काट दें, ये वाला पोर्शन इसने कट कर दिया, तो अब आपका ये वाला प्लांट बचा है भाई, दिस इज द प्लांट जो आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब वापस इसने इसको धूप में रख दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पोर्शन कट गया, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन यहां बना लेता हूं, ये ऊपर वाला पोर्शन कट गया है और इस पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो उसको तो नहीं पता था भैया, तो उसने क्या देखा कि जब मैंने ऊपर वाला पोर्शन काट दिया तब ये प्लांट टिल्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तब ये प्लांट वापस टिल्ट नहीं हो रहा। तो उसको यार टेंशन आ गया, यार ऐसा क्या था इस ऊपर साइड में जिसकी वजह से ये टिल्ट हो जा रहा था। फिर इसने क्या किया, देखो फिर इसने इस ऊपर वाले कटे हुए पोर्शन को अगार जेल में रख दिया, दूसरे कलर से बनाते, इसको अगार जेल में रख दिया। अगार जेल समझते हो ना, न्यूट्रेटिव मीडियम होता है, ऐसे अगार जेल का बेड होता है, ठीक है, दिस इज द अगार जेल बेड, ठीक है। अगार जेल का क्या होता है, एक बेड होता है। इसने क्या किया, इस मीडियम, इस चीज को किस में रख दिया, इस अगार जेल पे रख दिया। अब जैसे इसको इसने अगार जेल पे रखा, ये जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थे ये इस अगार जेल में आ गए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन फैल गए, सही है। फिर इसने क्या किया, इस अगार जेल को उठा के किस पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे रख दिया अगार जेल को, इसके टिप के ऊपर डाल दिया। और फिर कुछ टाइम बाद इसने नोटिस किया कि वापस ये जो प्लांट है ये वापस क्या हो चुका है, ऐसे टिल्ट हो चुका है, समझ रहे हो, वापस प्लांट क्या हो चुका है, ऐसे टिल्ट हो चुका है और इसके ऊपर क्या रखा है, आपका अगार जेल रखा है, समझ रहे हो। तो यहां से इसने सोचा कि यार इसका मतलब इस टिप में कुछ तो प्रेजेंट था, इस टिप में ऐसी कोई तो एक चीज प्रेजेंट जरूर से होगी जो क्या कर रही है, इस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रही है टुवर्ड द सनलाइट। कहां हेल्प कर रही है, टुवर्ड द सनलाइट, ग्रो करने में हेल्प कर रही है, सही है। वहां से डिस्कवरी हुई कि भैया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक हार्मोन प्रेजेंट है, और FW वेंट ने उस हार्मोन का नाम क्या दिया, ऑक्सिन, समझ रहे हो, उसका नाम क्या दिया, ऑक्सिन। एक्चुअल में क्या होता है इसके पीछे, क्यों बेंड होता है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं, क्यों ये बेंड होता है। ऑक्सिन एक्चुअल में करता क्या है, देखो ऑक्सिन, मान लो ये एक नॉर्मल सा प्लांट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा प्लांट है। अब जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ना, मान लो यहां से सनलाइट पड़ रही है, मान लो यहां से सनलाइट पड़ रही है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। तो जिस एरिया में सनलाइट प्रेजेंट पहुंचेगी, मान लो यहां से सनलाइट यहां पे पहुंची, तो जहां पे भी आपकी सनलाइट पड़ रही है ना, आपके ऑक्सीजन दूसरी जगह चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे इमेजिन करो कि सनलाइट मेरे यहाँ पे पड़ रही है, मेरे फेस पे पड़ रही है, तो जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थे ना, ये सब मूव कर जाएंगे मेरे पीछे की तरफ और वो सेल इलोंगेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का सेल जो है वो इलोंगेट हो जाता है, यहाँ का सेल क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, पर यहाँ का सेल इलोंगेट नहीं हुआ। मान लो मैं पीछे से बढ़ रहा हूँ, आगे से नहीं बढ़ रहा, तो मैं पीछे से बढ़ रहा हूँ, मतलब आगे ये वाला एरिया बढ़ गया और ये वाला एरिया छोटा हो गया, समझ रहे हो, तो मैं इस साइड से टिल्ट हो गया। ये मैकेनिज्म है कि एक्चुअल में ये प्लांट क्यों टिल्ट हो रहा है, समझ रहे हो। जहां पे भी सनलाइट पड़ेगी वहां का ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड भाग जाएगा और अपोजिट साइड भागने के बाद वहां पे वो सेल एलोंगेशन करवा देगा, तो सेल वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सेल लंबी हो जाएगी। जैसे यहाँ की सेल बढ़ गई लेकिन यहाँ की सेल नहीं बढ़ी ना, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये वाला एरिया छोटा हो गया, जिसकी वजह से ये ऐसे टिल्ट हो जाता है, समझ रहे हो। ये मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन आखिर में करता क्या है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जहां से हम लोग को पता चला कि एक्चुअल में ऑक्सीजन है क्या। कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं ऑलरेडी आप लोग के लिए, ध्यान से सुनो।
फर्स्ट आइसोलेटेड बाय ह्यूमन यूरिन। अब ये क्या मामला है भाई, प्लांट का हार्मोन है, ह्यूमन यूरिन में कहां मिल रहा है? देखो प्लांट का हार्मोन है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट में मिलेगा, कोई भी हार्मोन अलग अलग फॉर्म में हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है, समझ रहे हो? कोई भी हार्मोन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब आप बोलोगे कि सर अभी तो हम लोग ने ओट्स के प्लांट में देखा, अभी तो हम लोग ने कैनरी ग्रास के प्लांट में देखा, वहां पे ऑक्सीजन था, तो सबसे पहली आइसोलेशन ये क्यों लिखा है? एक्चुअली बच्चों, डिस्कवर करना और आइसोलेट करना अलग चीज है। मैंने कुछ चीज डिस्कवर कर लिया कि हाँ भैया इसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है, बट जब तक मैं उस चीज को वहां से निकालूंगा नहीं, एक सेपरेट नहीं करूंगा, तब तक वो आइसोलेशन नहीं कहलाया जाएगा ना, सही है? तो सबसे पहला आइसोलेशन किससे हुआ था? ह्यूमन यूरिन से, ठीक है? और याद रखना, एक हार्मोन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकता है। अलग फॉर्म में यूरिन में प्रेजेंट होगा हमारे, अलग फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होगा, कोई अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ फॉर्म, ठीक है? एक फॉर्म होता है बच्चों इसका IAA, ठीक है? IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सही है? ऑक्सीजन एसिडिक मॉलिक्यूल है, बताया नहीं तो बस सुन लो, ऑक्सीजन क्या है? एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA यानी इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये दोनों नेचुरल फॉर्म है ऑक्सीजन के, ठीक है? नेचुरली अवेलेबल फॉर्म है, नेचुरली अवेलेबल फॉर्म है। इसका मतलब क्या? हमने भी बना चुका है क्या ऑक्सीजन? हाँ बच्चों, हमने भी खुद से कुछ ऑक्सीजन बनाए हैं, मतलब हमने, मैंने नहीं, ह्यूमंस ने, हमारे साइंटिस्टों ने, दैट इज 2,4-D, ठीक है? 2,4-D नाम का एक ऑक्सीजन है जो कि सिंथेटिकली, मतलब हम लोग ने प्रिपेयर किया हुआ है। क्या है ये? ये बच्चों एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड, ठीक है? ये जो 2,4-D है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पेस्टिसाइड, सही है? तो कहां यूज करोगे पेस्टिसाइड भैया? आप यूज करोगे इसको एग्रीकल्चर में, आप इसको यूज करोगे हॉर्टिकल्चर में, सही है? जहां पे भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो भैया, जाओ वहां पे थोड़ा सा 2,4-D छिड़क दो, ठीक है? पेस्टिसाइड छिड़क दो, सारे प्लांट फटाक से बढ़ जाएंगे, सही बात है, ठीक है? क्या कराता है भैया? देखो क्या कराता है ये, इट इनिशिएट द रूटिंग, ठीक है? क्या कराता है? रूटिंग। देखो मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ये उसका शूट होता है और नीचे से रूट होते हैं, सही है? ये हम लोग ने पढ़ा है ना, कोई भी प्लांट का ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस इज द शूट, सही है? और यहां से ऐसे 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 क्या निकले हैं? यहाँ पे रूट निकले, सही है? सही है? तो बच्चों, रूट के टॉप पे, रूट के टॉप पे और शूट के टॉप पे दोनों जगह प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन, सही है? तो आपका रूट, शूट ऊपर से भी बढ़ेगा, आपका रूट नीचे से भी बढ़ेगा, तो एपिकल डोमिनेंस करवाता है, एपिकल ग्रोथ करवाता है, समझ रहे हो? ऊपर ऊपर से ग्रोथ करवाता है कौन? ऑक्सीजन आपका, ठीक है? सो इट इनिशिएट रूटिंग, इट प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ टू ड्रॉप, ठीक है? ये क्या करवाता है भैया? प्रिवेंट करवाता है कि आपका फ्रूट और लीफ जल्दी ड्रॉप ना हो जाए, गिर ना जाए, समझ रहे हो? उसको करने में मतलब, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या? एपिकल मतलब क्या? जो टॉप पे प्रेजेंट है उसको एपिकल पोजीशन बोलते हैं, समझ रहे हो? इस वाले पोजीशन को हम लोग एपिकल पोजीशन बोलते हैं। तो जो भी एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, इट इज अ एपिकल डोमिनेंस हार्मोन, क्लियर है? एंड इट इंड्यूस द पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, ठीक है? पार्थिनोकार्पी मतलब क्या? काफी बार मैंने बताया है अपने लेक्चर वीडियो में पार्थिनोकार्पी, सुन लो, नहीं पता तो। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना, इसी को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है? बिना कोई भी चीज, अब देखो हम लोग ने पढ़ा है फर्स्ट लेसन में, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आई गेस अगर आप लोग को याद होगा तो, फर्स्ट लेसन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता था, डबल फर्टिलाइजेशन, याद है? तो डबल फर्टिलाइजेशन से एक आपका सीड बनता था और दूसरा आपका क्या बनता था? एंडोस्पर्म, सही है? फिर सीड आगे चल के क्या बनाएगा, मतलब जो आपका जाइगोट बना है सीड वाला, वो आगे चल के सीड बनाएगा और आपका एंडोस्पर्म आगे चल के फ्रूट बनाएगा, सही है? तो सीड भी बना और फ्रूट भी बना नॉर्मल कंडीशन में, बट बच्चों कुछ कुछ कंडीशंस में बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड बन जाता है। जैसे बनाना का ले लो, ठीक है? बनाना के अंदर आपको सीड देखने के लिए नहीं मिलता, तो वहां पे आपको पार्थिनोकार्पी हो रही है। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या? कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जा रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो टोमेटो में पार्थिनोकार्पी करवाता है आपका ऑक्सीजन, क्लियर है? समझ में आई बात, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट इज द गिब्बरलिन, ठीक है? गिब्बरलिन इज द एंटागोनिस्ट टू ABA, ये याद रखना है, ये नहीं बोलना। एंटागोनिस्ट मतलब क्या? अपोजिट, ठीक है? एंटागोनिस्ट मतलब क्या? विरोधी। हम लोग बोलते हैं ना ये एंटागोनिस्ट है, विरोधी है, समझ रहे हो? तो एंटागोनिस्ट टू ABA यानी एब्सिसिक एसिड किसने डिस्कवर किया था बच्चों? देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम थे ई क्यूरोसावा, ठीक है? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ई क्यूरोसावा। ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को कहानी बताता हूं। एक समय था जब ऐसे राइस के प्लांट उगा करते थे, आज भी उगते हैं, लेकिन एक समय की बात हो रही है जिसमें राइस के प्लांट ऐसे उगा करते थे। कुछ टाइम बाद इस राइस के प्लांट को एक बीमारी पकड़ ली, एक फंगस के द्वारा।
एक फंगस के द्वारा बच्चों बीमारी पकड़ ली। इस फंगस का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, दैट इज गिबरेलिया फ्यूजिकोराई। ठीक है, क्या नाम है इसका? गिबरेलिया फ्यूजिकोराई। ये एक टाइप का फंगस है। अब ये फंगस क्या करता है? ये फंगस करता है बच्चों सेल एलोंगेशन। क्या करवाता है? सेल एलोंगेशन, मतलब सेल का साइज बढ़ा देता है। ठीक है, सेल का साइज क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब ये फंगस की वजह से, ये जो राइस का प्लांट था बच्चों, इसकी लेंथ बहुत बढ़ गई। इसकी जो लेंथ थी वो क्या हो गई? बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। अब आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? प्लांट की हाइट ही तो बड़ी है। देखो बच्चों, जब प्लांट अपनी सारी एनर्जी हाइट बढ़ाने में ही लगा देगा, सही है, तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? समझ रहे हो? वो प्रोड्यूस क्या करेगा? राइस बना पाएगा? राइस बनाने को भैया एनर्जी लगती है ना। राइस क्या है? तो कोई भी प्लांट का फूड क्या है? हम लोग बोल सकते हैं ना, फ्रूट क्या है? वो उसका फूड मटेरियल है, जो स्टोर्ड फूड है वही है ना उसका। राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या? ग्लूकोज। तो मतलब जो भी चीज वो स्टोर करके रख रहा है अपनी एनर्जी को, वही हम लोग खा रहे हैं। सही बात है। बट अगर ये अपनी सारी एनर्जी को लंबा होने में लगा दे तो इसके पास स्टोर करने के लिए कुछ रहेगा, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गिर जाएगा। ऐसे प्लांट्स में बच्चों प्रोडक्शन हम लोग को ज्यादा देखने नहीं मिलता। ऑल्सो ये एक श्रब है। अभी आप लोगों ने अगर राइस का प्लांट देखा होगा, गांव कभी गए रहोगे, ठीक है, अपने आसपास के, या फिर अगर आप गांव में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि राइस का पेड़ बहुत ही पतले पतले उसके स्टेम होते हैं। ठीक है, पतला सा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों गिर जाएगा। जो प्लांट है क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो ये किसकी वजह से हुआ? ये एक बीमारी किसकी वजह से हुआ? एक फंगस की वजह से हुआ, जिस फंगस का नाम क्या है? गिबरेलिया फ्यूजिकोराई। और इसको डिस्कवर किसने किया? एक जापान के साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? दैट इज ई क्यूरोसावा। ठीक है, ई क्यूरोसावा। क्लियर है? ऐसे नाम तो जापान के होते हैं। तो जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ई क्यूरोसावा। सही है। जिसकी वजह से क्या होता था कि इस राइस की जो हाइट है वो बहुत बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से सारी की सारी एनर्जी हाइट बढ़ाने में लग गई, तो फूड तो बनता ही नहीं। सही है। साथ ही साथ इतनी बड़ी हाइट होने की वजह से प्लांट फटाक से गिर जाता था। क्यों? क्योंकि इसका स्टेम मजबूत नहीं होता ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते। सही है। तो अब देखो ये बीमारी कैसी अजीब बीमारी है, फुलिश बीमारी है। दैट्स इसका नाम भी देखो क्या है। इस बीमारी का नाम क्या है? बोकाने फुलिश सीडिंग डिजीज। ठीक है, इसका नाम क्या है? बोकाने फुलिश सीडिंग डिजीज। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे मैंने? बोकाने फुलिश सीडिंग डिजीज ऑफ द राइस कॉज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा होती है? कॉज्ड बाय अ फंगस कॉल्ड गिबरेलिया फ्यूजिकोराई। समझ रहे हो? ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? दैट इज ई क्यूरोसावा। और यहां से हमको पता चला कि इस फ्यूजिकोराई, गिबरेलिया फ्यूजिकोराई के पास हम क्या प्रेजेंट होता है? एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो क्या करवा देता है? सेल इलोंगेशन। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखना है आपको कि गिबरेलिन्स क्या करते हैं? दे जस्ट डू सेल इलोंगेशन, दे डू सेल इलोंगेशन। क्लियर है? सेल को क्या कर देते? बढ़ा देते। तो इनका काम ये है। सही है। सबसे पहला कौन सा टाइप का गिबरेलिन डिस्कवर होता है बच्चों? GA3। ठीक है, GA3 नामक सबसे पहला गिबरेलिन डिस्कवर हुआ था। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर गिबरेलिन। क्लियर है। इट इंक्रीज द साइज ऑफ द ग्रेप्स स्टॉल। देखो ग्रेप्स जब उगाते हैं ना तो वहां पे गिबरेलिन डाला जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो। जब अगर मैं ग्रेप, देखो ग्रेप ऐसे उगते हैं, ग्रेप की खेती देखी कभी? ऐसे डंडा लगाया रहता है, ऐसे बहुत सारे डंडे रहते हैं, और वहां से ऐसे ग्रेप ऐसे गया रहता है। ग्रेप का जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसे गया रहता है, ऐसे। सही है। तो अब होगा क्या? देखो यहां पे ग्रेप के गुच्छे लगेंगे, ऐसे ग्रेप के गुच्छे लगेंगे। अब ग्रेप के गुच्छे ना बच्चों बहुत पास लग जाते हैं, पास, यही मतलब समझ लो, यही बाजू में दूसरा लग गया। तो अगर बच्चों पास गुच्छे लग रहे हैं, अगर पास गुच्छे लग रहे हैं तो एक गुच्छा अच्छे से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर मैंने गिबरेलिन डाल दिया, मान लो, तो ये जो स्टेम है ये क्या हो गई? लंबी हो गई। ये जो स्टेम है ये क्या हो गई? लंबी हो गई। तो एक गुच्छा यहां लगा तो दूसरा गुच्छा यहां लगेगा। मिट क्यों गया भाई? एक गुच्छा यहां लगा तो दूसरा ऑरेंज बोल रहा हूं, ग्रेप्स का गुच्छा यहां पे लगेगा। समझ रहे हो? तो इसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए, ग्रेप्स के प्लांट में इसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए गिबरेलिन्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहां पे देखो इंक्रीज द ग्रेप ऑफ इंक्रीज द साइज ऑफ ग्रेप स्टॉल। ठीक है, ग्रेप की जो स्टॉल होती है उसका साइज इंक्रीज करने के लिए, लेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग गिबरेलिन्स का यूज करते हैं। और इट यूज फॉर डिले सीनेसेंस। ठीक है, सीनेसेंस क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सीनेसेंस का बच्चों एक्चुअल मतलब होता है डेथ, बुढ़ापा। सही है। तो कोई भी प्लांट का अगर बुढ़ापा आ गया, वो डेथ होने वाला है, मरने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द एज ऑफ सीनेसेंस। क्लियर है? तो ये सीनेसेंस को भी डिले करने में काम करता है। जल्दी मत मरना भाई, बहुत टाइम जीना है अपने को। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ ये काम करता है। क्या है? किसका? गिबरेलिन का। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है? ठीक है। और समझ लो,
इट इंक्रीज द शुगर केन स्टेम, ठीक है, शुगर केन देखा है ना आप लोगों ने, तो उसकी स्टेम को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप गिबरलिन यूज करके शुगर केन की स्टेम को बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा पता है, 20 टन पर एकड़, ठीक है, एक एकड़ पे 20 टन आपको ज्यादा प्रोडक्शन देखने मिलेगा। मान लो पहले 10 टन देखने मिल रहा था, अब 30 टन देखने मिलेगा, समझ लो। तो 20 टन पर एकड़ आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इफ यू यूज द गिबरलिन, समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो डू अर्ली सीड प्रोडक्शन, फटाफट अगर आपको सीड बनाना है, जल्दी सीड बनेगा तभी तो जल्दी फ्रूट बनेगा, तो जल्दी सीड बनाने के लिए भी आप लोग उस पर गिबरलिन यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये सब फंक्शन थे आपके गिबरलिन के, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट है आपके साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है बच्चों सेल डिवीजन। इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन। देखो कुछ कुछ की चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, की फीचर बता रहा हूं जिससे आप बहुत सारे पॉइंट अपने दिमाग में बना सकते हो। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया ऑक्सिन में आप याद रख लो एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, ऊपर ऊपर बढ़ाता है, उससे आप कितने सारे पॉइंट बना सकते हो, भैया ये रूट को बढ़ाएगा, शूट को बढ़ाएगा, सही है, कितने पॉइंट आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया अपना गिबरलिन में मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, कि ये क्या करता है, सेल एलोंगेशन कर देता है। फिर सेल एलोंगेशन सोचो कितनी चीजें हो सकती है, जितने भी आपको चीजें याद आ रही है सब आप लिख सकते हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। मैं सारी चीजें इंक्लूड भी नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा वरना लिखने के लिए, सही है। और मैं आप लोगों को लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ गया लेक्चर में टाइम पे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, 2 घंटे की लेक्चर बन जाएगी, इसलिए मैं सोचा कि पहले से लिख के आते और बच्चों लोग को समझा देते अच्छे से। तो ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी भैया, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें सो ऑटोक्लेव हियरिंग नाम की एक फिश होती है बच्चों, ऑटोक्लेव हियरिंग नाम की एक फिश होती है, उसके स्पर्म के डीएनए में हमको मिला था दैट इज साइटोकाइनिन। सोच रहे हो, समझ रहे हो, मतलब ये देखो जितने भी हार्मोन्स है ना वो हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं बट उनके फॉर्म अलग अलग होंगे, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थे काइनेटिन के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट थे, काइनेटिन के फॉर्म में। प्लांट में कौन से फॉर्म में मिलता है, देखो जियाटिन मिलता है बच्चों, कोकोनट मिल्क में, कोकोनट मिल्क होता है ना उसमें जियाटिन मिलता है, जियाटिन। आप लोगों ने देखा होगा गांव में अगर कई गए होगे जो खेती वेती करते लोग, जो लोग, उनको पता होगा कि अगर कोई भी सीड जल्दी ये नहीं हो रहा, ये जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल देते हैं तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जियाटिन, और जियाटिन क्या करवाता है, सेल डिवीजन। तो अगर आप सेल डिवीजन उसके अंदर फटाफट बढ़ गया तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट डू रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। रैपिड सेल डिवीजन की वजह से क्या क्या बनाएगा भैया, नए लीफ बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, लेटरल शूट डेवलपमेंट करेगा। देखो ज्यादातर में ये लेटरल डेवलपमेंट करता है, ऑक्सिन कैसे करता था, ऊपर डेवलपमेंट करता था, तो ऑक्सिन का काम से उल्टा काम ये करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। अगर एपिकल डोमिनेंस ज्यादा है, ज्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, लेटरल डेवलपमेंट करवाएगा, साइड से डेवलपमेंट करवाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट हो बट कोई बात नहीं। फिर एब्सिसिक एसिड, देखो एब्सिसिक एसिड के बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया आप लोग को क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। एब्सिसिक एसिड भी आपका डेवलपमेंट करवा रहा है, डोमिनेंस करवा रहा है, जर्मिनेशन करवा रहा है, समझ रहे हो। तो एब्सिसिक एसिड में भी बहुत सारी चीजें कॉमन है, जो स्पेशल चीजें हैं वो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। सो आई होप ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, और आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ रखे हो, नोट्स बुक अपने साथ रखे हो, पेन अपने साथ रखे हो, चीजों को लिख रहे हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझ में आ रही बात। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आराम से अपने बुक में नोट्स बना के लिख लेना और चीजों को याद जरूर से करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करें बच्चों एब्सिसिक एसिड की, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ABA कहते हैं। सो इट इज अ इनहिबिटर, अवर फर्स्ट इनहिबिटर, सही है, इट इज अवर फर्स्ट इनहिबिटर। अगर इस इनहिबिटर की बात करें बच्चों, ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया था, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे कांस और एक है एडिकॉट, ठीक है। 2 साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, कहां पे, इट स्लीडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स, ठीक है। इन्होंने देखा था कि कॉटन बॉल्स ना ऐसे चिपकते जा रही, छोटी छोटी होती जा रही, छोटी छोटी होती, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में इनको पता चला एक्चुअल में कि उसके अंदर एक हार्मोन है जिसकी वजह से वो कॉटन बॉल श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन था, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एंड बच्चों इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन मतलब क्या, जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी किसी भी प्लांट के लिए, जैसे मान लो किसी प्लांट को पानी नहीं मिला 2 दिनों से, सही है, अब वो उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेगा भैया, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O, ये 2 चीजें मिलती हैं तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज। अगर ये 2 चीजें ना मिले, अगर आपको पानी ना मिले तो आप क्या करोगे, पहला काम तो ये है कि आप पानी ढूंढोगे भैया, सही बात है ना। पानी जितना भी है और आपके पास जितना पानी है आप चाहोगे कि वो पानी लूज ना हो जाए। आप लोग को पता है प्लांट में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन,
पढ़ा है, 11th में पढ़ा होगा आप लोग ने, या फिर नहीं अभी पढ़ाया था ना 6वें लेसन में, याद आया मेरे को, 6वें लेसन में पढ़ाया था ना। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, स्टोमेटा से पानी लूज होता है, ठीक है, स्टोमेटा से बहुत सारा पानी लूज हो जाता है। तो ये ना हो, दैट्स वाई उस टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, और ये क्या करेगा, सारे के सारे स्टोमेटा को बंद करवा देगा कि भैया पानी बाहर नहीं जाना चाहिए थोड़ा भी, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो गई है, जितना पानी बचा है उसी से अपने को काम चलाना पड़ेगा, सही है, तो पानी वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन में, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो उसमें आपका कौन रिलीज होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीजें। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रोथ हार्मोन पे, जिसका नाम है इथाइलिन, एंड इट इज द ओनली गैस हार्मोन, इज द ओनली गैस हार्मोन, ठीक है, एक ही हार्मोन है ऐसा जो गैसियस फॉर्म में है। अब दो साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था डेनी और क्रॉकर, ठीक है, डेनी ने 1924 में और क्रॉकर ने 1930 में एक चीज नोटिस की। इन्होंने क्या बोला कि यार जब भी ना कोई भी फ्रूट पकता है, ठीक है, कोई भी फ्रूट जब आगे चल के पक रहा है तो उसके अंदर से ना कोई ऐसी गैस निकल रही है, उस फ्रूट के अंदर से कोई एक ऐसी गैस निकल रही है जो आजू बाजू के प्लांट को भी पकने में हेल्प कर रही है, समझ लो। मान लो देयर इज अ फ्रूट कॉल्ड बनाना, कैसे बनाते बनाना, ऐसे बनाते, मान लो ये है आपका बनाना, ठीक है, बनाना आपका है, जैसे जिस टाइम पे ये बनाना पक रहा होगा, जैसे जैसे ये पक गया होगा मान लो, तो इसके अंदर से एक गैस निकलना शुरू हो रही है, दिस गैस इज नथिंग बट इथाइलिन, ठीक है, दिस गैस इज नथिंग बट इथाइलिन। और मान लो इस बनाने के पेड़ के बाजू में ही एक मैंगो का पेड़ है, मान लो इसके बाजू में ही यहीं पे एक मैंगो का पेड़ है। मैंगो कैसे बनाते हैं यार, ऐसे ही है मैंगो, सही है क्या, बताना है, अगर इमेजिन कर लो, सही नहीं है तो इमेजिन कर लो यार, ये एक मैंगो का पेड़ है, ठीक है, तो ये गैस जाके इस मैंगो को पकाने में भी हेल्प करेगी, समझ रहे हो, ये गैस जाके इस मैंगो को पकाने में भी हेल्प करेगी, समझ रहे हो। ये चीज किसने नोटिस किया, दो साइंटिस्टों ने नोटिस किया, समझ में आई बात। आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ फल सारे फलों को सड़ा देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो फल पक गया ना, वो जैसे ही एक फल पक जाता है उसके अंदर से क्या निकल रही है, ये गैस निकल रही है, और वो बाकी सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनको भी क्या बोलेगी कि भैया तू भी पक, तो जनरली क्या करेगी, चीजों को पका रही है, समझ रहे हो, ठीक है। सो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट किसने नोटिस किया था, ये दैट इज डेनी, कब नोटिस किया था, 1924 में, और क्रॉकर कब नोटिस किया था, 1930 में। समझ में आई बात, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में आपका इथाइलिन हेल्प करता है। फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए आपका ये इथाइलिन यूज होता है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज है ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है भैया इसका। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, देखो, एक है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, एक है स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, और एक है एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या है इनका मतलब, इनको मिटा दूं, मान लो देयर इज अ सीड, मान लो दिस इज द सीड एंड दिस इज द सॉइल सरफेस, मान लो ये क्या है आपका सॉइल सरफेस है, ठीक है, सीड थोड़ा और नीचे बनाते, ठीक है। अब ये सीड ना जर्मिनेट नहीं हो रहा है यार, ये सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं हो रहा, इसके अंदर इथाइलिन एक्टिवेट होगा। इथाइलिन क्या करेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ समझते हो, सबसे पहले कुछ ऐसे ग्रोथ करवाएगा, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाने के बाद इस एक्सिस को वो थिक करेगा, बहुत ज्यादा थिक करेगा, थिक, समझ रहे हो, इस एक्सिस को बहुत ज्यादा थिक कर देगा, और फिर यहां से ऐसा हुक फॉर्मेशन करेगा जो यहां से बाहर निकल के शूट फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हो। यही आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या था, देखो, सबसे पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो ये कैसा होगा, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, फिर दूसरा क्या था, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, जो भी आपका एक्सिस बना है बच्चों वो स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड द लास्ट क्या है आपका, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ठीक है, लास्ट में क्या होगा आपका एपिकल हुक, मतलब यहां से एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई रॉक आ गया, मान लो यहाँ पे एक रॉक आ गया, यहाँ पे एक पत्थर आ गया, अब क्या होगा भाई, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ऊपर तक गया और इसने देखा यहाँ तो एक पत्थर आ गया, तो फिर सेम चीज ये वापस रिपीट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, फिर इसकी स्वेलिंग करवाएगा, और फिर यहां से क्या निकल जाएगा, एक हुक फॉर्मेशन कर देगा, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, प्लांट बाहर निकल जाएगा, शूट बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात,
ठीक है। तो कुछ ये ट्रिपल एक्शन होता है आपका किसका, दैट इज इथाइलिन का, ठीक है। दिस इज द ट्रिपल एक्शन ऑफ द इथाइलिन, या फिर इसको हम लोग ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं इथाइलिन का। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। आ जाओ कुछ नॉर्मल से चीजें हम लोग पढ़ लेते थे। अब देखो नॉर्मल चीजें क्या है, सबसे पहला क्या है, सेनेसेंस इन द प्लांट। अब देखो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, उन सबको फास्ट करने का काम किसका है, इस इथाइलिन का है। कोई भी चीजों को फास्ट कर देता है यार, जो भी प्रोसेस चल रहा है सबको फास्ट कर देता है। तो आपको जितनी भी चीजें याद है, ठीक है, जितनी भी चीजें याद है सब लिख दो और सबको फास्ट कर देता है। जैसे सबसे पहला क्या, सेनेसेंस इन प्लांट। प्लांट को फटाक से बोलता है यार बुढ़ा हो जा मर जा, कोई मतलब नहीं है जिंदा रह के, समझ लो। तो प्लांट में सेनेसेंस भी करवाता है, ठीक है। रेट ऑफ द रेस्पिरेशन भी इंक्रीज कर देता है, सबको इंक्रीज कर देगा भैया। रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज कर देगा, जल्दी CO2 आ रहा है, जल्दी O2 जा रहा है, समझ रहे हो। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ा देगा। फिर ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ठीक है, सीड और बड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा, समझ लो, ठीक है। उसके बाद रूट ग्रोथ करवाएगा, रूट हेयर ग्रोथ करवाएगा। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब करने में हेल्प कर रहा है आपका इथाइलिन, समझ रहे हो। तो जितनी भी चीजें सबको फास्ट कर देता है। कोई भी आपका फ्रूट पक रहा है, जल्दी पक जा भाई, ठीक है। कोई भी प्लांट बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ जा। अगर बर्ड की डॉर्मेंसी तोड़नी, जल्दी डॉर्मिनेट हो जा। बुढ़ा होना, जल्दी बुढ़ा हो जा, समझ रहे हो। तो कोई भी चीजों को फास्ट करने में आपका इथाइलिन हेल्प कर रहा है। सारी चीजें लिख देना, जितनी भी चीजें दिमाग में आएगी सब चीजें लिख देना। इनिशिएट द फ्लावरिंग इन द प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग को भी इनिशिएट कर रहा है। सीड डेवलपमेंट, फटाफट सीड डेवलपमेंट हो रहा है। मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी, सब करने में आपका कौन हेल्प कर रहा है, आपका इथाइलिन। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। सो जितनी भी चीजें हैं उनको फास्ट करने में हेल्प कर रहा है आपका इथाइलिन, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये सारे के सारे रेगुलेटर्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दो आपके, देखो वापस एक बार रिपीट करो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, जो ग्रोथ को रेगुलेट करे, ग्रोथ को बढ़ाए भी और ग्रोथ को कम भी करे। दो प्रकार के रेगुलेटर होंगे, एक इनहिबिटर, ठीक है, जो ग्रोथ को कम करना है, और एक प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तीन प्रकार के प्रमोटर थे, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। और दो प्रकार के इनहिबिटर थे, एक आपके ABA यानी एब्सिसिक एसिड, और एक आपके दैट इज ये इथाइलिन। क्लियर है, सबके फंक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। कुछ फंक्शन कॉमन भी है, तो कॉमन फंक्शन निकाल के अलग से लिख लेना और उसको अलग से याद कर लेना, समझ रहे हो। और याद कर लेना कि हाँ ये इनके कॉमन फंक्शन है, सही है। जो भी आए सब में वो फंक्शन लिख देना, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ कुछ छोटे छोटे वर्ड से बच्चों उनको समझ लो। एक है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है, देखो नाम से समझो। फोटोट्रॉपिज्म नहीं है ये, फोटोपीरियोडिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सही है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, एंड पीरियोडिज्म का मतलब होता है टाइम। ये तो आप लोग समझते हो ना, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, एंड पीरियोडिज्म का मतलब क्या है, टाइम, सही है। तो दो चीजें हैं, अगर किसी भी प्लांट को कितने टाइम के लिए कितना लाइट चाहिए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। मान लो, और किस चीज के लिए चाहिए बच्चों, फ्लावरिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चाहिए फ्लावरिंग के लिए। हम जो भी बातें करेंगे इसके बाद वो सब फ्लावरिंग के एस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ क्या कराना है, किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग करवाना है, ठीक है। सो मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को। मान लो एक रोज का फ्लावर है, ठीक है। अब रोज का प्लांट है, और रोज का प्लांट क्या बोलता है यार कि मेरे को 4 घंटे सनलाइट चाहिए, तभी मैं फ्लावरिंग करूंगा, समझ रहे हो। तो ये जो 4 घंटे का गैप है, ये जो 4 घंटा है ना, दिस इज नथिंग बट अ फोटोपीरियोडिज्म, समझो ये बात, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, ये जो टाइम है, ये जो फिनोमिना है कि भैया इसको इतना टाइम चाहिए ही चाहिए, तभी आगे चल के फ्लावरिंग करेगा, समझ लो। इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। अब फोटोपीरियोडिज्म 3 प्रकार के हैं, मेनली 2 प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनको अपनी क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा टाइम चाहिए। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड बच्चों वही टाइम है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। जैसे एक रोज का प्लांट है, उसको 4 घंटा, वो क्या एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आप लोगों को, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि यार मुझे अगर फ्लावरिंग करनी है तो मुझे 4 घंटा लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 4 घंटा है, ये है आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड। ये जो टाइम है 4 घंटे का, ये क्या है आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो अगर किसी भी प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा टाइम लगे, मान लो रोज को 4 घंटा बोला है, लेकिन 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए उसको अपना फ्लावरिंग करने के लिए, तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट, समझ रहे हो। ऐसे प्लांट जिनको ज्यादा लंबा दिन चाहिए, तो ऐसे प्लांट जिनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय लगता है कोई भी फ्लावरिंग करवाने के लिए, ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्लांट आर लॉन्ग डे प्लांट। समझ में आई बात। वहीं कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। इनको क्या चाहिए, अपने CPP यानी क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड
से कम टाइम मिलेगा तो भी ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग कर लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीपी, यानी ऐसे प्लांट का सीपीपी क्या होता है, कम होता है। सीपीपी यानी क्या है, दैट इज क्रिटिकल फोटो पीरियड। सही, समझ में आई बात, समझ में आई बात, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि सीपीपी मतलब क्या, वो टाइम रिक्वायरमेंट टू डू अ फ्लावरिंग प्लांट, टू डू अ फ्लावर, समझ लो, फ्लावर बनाने के लिए, ठीक है, फ्लावरिंग करने के लिए जो भी आपको टाइम लग रहा है किसी भी प्लांट को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब अगर किसी को अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय लगेगा तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, किसी को अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम समय लगेगा तो वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। कुछ कुछ बच्चों ऐसे प्लांट होते हैं जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कोई भी मतलब नहीं होता, उनको थोड़ी सी भी सनलाइट मिलेगी ना तो उनको चल जाता है, समझ लो। ऐसे प्लांट्स हम लोग कहते हैं बच्चों डे न्यूट्रल प्लांट। इनको थोड़ी सी ही लाइट दो, ज्यादा लाइट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपना फ्लावरिंग कर देते हैं ये, समझ लो। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। समझ रही बात। तो फोटो पीरियडिज्म 3 प्रकार के हैं। एक आपका क्या है, लॉन्ग डे प्लांट, जिनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय चाहिए। एक है आपके शॉर्ट डे प्लांट, जिनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम समय दोगे तो भी वो फ्लावरिंग कर देंगे। और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो है डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको अपने इनका कोई क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं होता, इनको थोड़ा सा भी लाइट दो तो भी ये बोलेंगे यार मैं खुश हूं, सब चंगा सी, समझ लो, ठीक है। एक वर्ड और है बच्चों, वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन मतलब क्या, वर्नलाइजेशन मतलब होती है बच्चों ऐसे प्लांट जिनको कोल्ड कंडीशन चाहिए, समझ लो, ऐसे प्लांट जिनको कोल्ड कंडीशन चाहिए फ्लावरिंग के लिए। कोल्ड स्पेलिंग देख रहे हो, ऑड लिखा हूं मैं, कोल्ड कंडीशन फॉर फ्लावरिंग, समझ लो, फ्लावरिंग की बात हो रही है। तो अगर ऐसे कोई प्लांट होंगे जो बोलेंगे यार अगर मैं ना सिर्फ कोल्ड कंडीशन में क्या करूंगा, फ्लावरिंग करूंगा, तो अगर गर्मी आ गई तो यार मैं फ्लावरिंग नहीं कर पाऊंगा, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, ठीक है। एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोग को। वर्नलाइजेशन मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए कोल्ड वातावरण चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, चिल्ड वातावरण चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि यार चिल्ड वातावरण होगा तभी मैं क्या करूंगा, फ्लावरिंग करूंगा, फ्लावरिंग इंड्यूस करूंगा, समझ रहे हो। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वर्नलाइजेशन। ऐसे इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन बोलते हैं एक्चुअल में, सही है। कुछ एग्जांपल दिए मैंने, एक आपका शुगर बीट का एग्जांपल है, कैबेज का एग्जांपल है और कैरोट का एग्जांपल है। ये कुछ ऐसे प्लांट है जो सिर्फ कोल्ड कंडीशन में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको वर्नलाइजेशन शो करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को चीजें आज समझ में आ गई होगी, मैंने जितनी भी आप लोगों को चीजें समझाई हैं, सही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सही है। तो अपना पहला पार्ट डन, ठीक है। अपना ये जो प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट है ये क्या हो चुका है, डन, समझ रहे हो। सिर्फ अपना क्या बचा हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन, अपना ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो इसे हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया हुआ है लेक्चर वीडियो, आप वो भी देख सकते हो जाके JR ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे। समझ में आई बात, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में भी आपके लिए खुला हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम भी आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। आ जाना, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, आप भी वहां पे आके पूछ सकते हो, सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।